नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा ताकि आपसे ये क्वेश्चन बिगड़े ना, क्योंकि अधिकतर लोग जो है इसको परीक्षा में बिगाड़ ही देते हैं और ये जो प्रश्न है ना अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक, तो आपको जो है 4 या 5 ऑप्शंस दिया जाएगा और उन 4-5 ऑप्शंस में से जो 2 ऑप्शन होंगे, पहला तो मतलब कोई भी हो सकता है। पहला एक तो होगा आपका बिंबिसार, एक होगा बिंबिसार, दूसरा होगा बिंदुसार, दूसरा बिंदुसार। तो लगभग सेम है, बिंबिसार बिंदुसार। तो बच्चे इन्हीं दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था कि बिंदुसार था। देखो दोनों जो है ना प्राचीन भारत में शासक रह चुके हैं, जो बिंबिसार है बिंदुसार है दोनों। तो इनमें से एक मौर्य वंश से संबंधित है और दूसरा जो है हर्यक वंश से संबंधित है। जो मौर्य वंश से संबंधित है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और सम्राट अशोक का पिता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन मौर्य वंश का है, कौन अशोक का पिता है, कौन हर्यक वंश का है, कौन हर्यक वंश का संस्थापक है। तो याद रखना बड़ा आसान है, जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। तो बिंबिसार को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, बिंदुसार पर आइए। बिंदुसार, देखो बिंदुसार, अब बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है तो दूसरा वाला मौर्य वंश से संबंधित होगा। तो बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और अशोक का पिता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त, तो वहां से आपको चंद्र पकड़ना है, चंद्रगुप्त का चंद्र पकड़ना है, चंद्र और बिंदु दोनों को एक कर देना है। चंद्र बिंदु, जो ये जो ऊपर में से जो बिंदु लगता है ना, जो किया फिर उसमें ऐसे लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, ऐसे याद रखो तो आपको जो है बिंदुसार पकड़ में आ जाएगा और बिंबिसार अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो ऐसे याद रखने की कोशिश करिएगा, चंद्र बिंदु। तो इसका आंसर क्या होगा? बिंबिसार। मतलब हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और मौर्य वंश का शासक अथवा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अथवा सम्राट अशोक का पिता बिंदुसार। चंद्र बिंदु बिंदुसार। ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी बनी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था तो अधिकतर बच्चों ने इसको गलत किया था। देखो बोल रहा है कि मगध के किस शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी बनी। तो जो पाटलिपुत्र है इस नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। उदयन जो कि हर्यक वंश का शासक था। उदयन जो बिंबिसार था ना उसका पोता था, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। लेकिन स्थायी रूप से मगध की राजधानी वो नहीं रही उस टाइम पर। मतलब कि जिस समय उदयन ने मगध को पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई ना, उसके बाद भी फिर से वो चेंज हुआ था राजधानी। तो इसने उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाई। लेकिन पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी किस शासक के समय बनी? तो कालाशोक। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। देखो उदयन ने केवल नगर की स्थापना की, उसको अपनी राजधानी बनाई, लेकिन जब हर्यक वंश का अंत हो गया तो उसके बाद शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दी वैशाली में। हाँ, तो कुछ समय वैशाली राजधानी रही। उसके बाद शिशुनाग के बाद जब कालाशोक शासक हुआ तो उसने वैशाली से पुनः राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लेकर के आ गया और यहाँ से पाटलिपुत्र ही मगध की स्थायी राजधानी बन गई। इसके बाद जो है राजधानी परिवर्तित नहीं हुई लंबे समय तक। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और कालाशोक के समय से पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी बनी। उदयन ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन वो स्थायी सिद्ध नहीं हो सका था। क्यों? क्योंकि उदयन के बाद का जो शासक हुआ शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश का था, उसने राजधानी को बदल दिया।
किया था। और बाद में कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र स्थायी रूप से राजधानी किसके समय हुई? कालाशोक के टाइम पर। ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? इस वाले क्वेश्चन में भी ना बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? दो डेट मिलता है, एक 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व और ईसवी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देखिएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो। दूसरा डेट मिलता है 269, ये भी ईसा पूर्व। तो इन दोनों तिथियों में जो है ना अशोक का मतलब राज्याभिषेक उसका ये सब हुआ था। तो अब पूछ रहा है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो देखो, सम्राट अशोक के जो पिता थे ना मतलब बिंदुसार, तो उनका जो है डेथ हो जाता है 273 ईसा पूर्व में। कई पुस्तकों में जो है 272 भी मिलता है, लेकिन ये 273 है। तो 273 ईसा पूर्व में डेथ हो जाता है बिंदुसार का। उसके बाद उसके जो पुत्र होते हैं ना उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के टोटल 100 पुत्र थे और उन्हीं में से एक था अशोक। तो अशोक 273 में गद्दी हथिया लेता है और गद्दी में बैठ जाता है। तो मतलब वो जो है सिंहासन रूढ़ हो जाता है, लेकिन उसको अपने 99 भाइयों से निपटना पड़ता है और इसमें उसको लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। तो 4 वर्ष में वो अपने विरोधियों को ठिकाने लगा देता है और 269 ईसा पूर्व में बाकायदा अपना विधि विधान पूर्वक राज्याभिषेक करवाता है। तो यहाँ दो चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। अगर ये पूछा जाता है तो 269 ईसा पूर्व। अगर ये पूछा जाए कि सम्राट अशोक कब सिंहासन रूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन में कब बैठा, गद्दी में कब बैठा, तो 273 ईसा पूर्व में। देखिए, सम्राट अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना उनमें जो है ना राज्याभिषेक के बाद ऐसा दिया हुआ होता है। जैसे कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो उसको क्या दिया हुआ है? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब कि 261 ईसा पूर्व। अब 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ होगा, तभी तो 8वां वर्ष 261 ईसा पूर्व होगा। तो ऐसा दिया हुआ होता है। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और 273 ईसा पूर्व में अशोक का सिंहासन रूढ़ हुआ, मतलब वो सिंहासन में बैठा 273 में, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हुआ था। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, कंफ्यूज होते हैं अधिकतर बच्चे। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किन राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? देखो, इसमें भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अशोक ने ना केवल एक ही राज्य पर अधिकार किया था, विजय प्राप्त किया था, वो था कलिंग। जो कब लड़ा गया था? अभी मैंने बताया 261 ईसा पूर्व या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने किस वर्ष कलिंग को जीता, और ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया होगा 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वां वर्ष, ऐसे दिया हुआ होता है। तो 8वें वर्ष अथवा 261 ईसा पूर्व। कलिंग एकमात्र इसने जीता था क्योंकि इसके पिता बिंदुसार और इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने लगभग सब कुछ जीत लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ किए जाने के विषय में प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण किस शासक का प्राप्त हुआ है? अश्वमेध यज्ञ जो कि प्राचीन समय में जो महान शासक होते थे, महान मतलब जो शक्तिशाली शासक होते थे, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि अच्छे से जो है यज्ञ किया जाता था और उसके बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, मतलब कि यज्ञ में घोड़े का प्रयोग किया जाता था, उसके विधि विधान से पूजा किया जाता था और उस घोड़े में उस राजा का नाम, उसका पूरा डिटेल लिखा जाता था और उस घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता था वो क्षेत्र उस राजा के अधिकार में आ जाता था। अगर कोई उस घोड़े का विरोध करता या उस घोड़े को पकड़ लेता तो फिर उस राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। अभी रामायण सीरियल दूरदर्शन पर दे रहा था कुछ समय पहले, मार्च अप्रैल में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और आखिर में जो लव कुश हैं रामचंद्र जी के पुत्र, वो दोनों जो है उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, फिर युद्ध होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे ही था। तो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के विषय में प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण किस शासक का प्राप्त हुआ है, यह आप लोगों को बताना है। तो ये प्राप्त हुआ है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग, ध्यान रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग, जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अयोध्या से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि अपना जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये पहला शासक है जिसके विषय में अश्वमेध यज्ञ किए जाने के विषय में ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होता है। तो शिलालेख मिला है
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी कौन था। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर किया था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी कौन था, तो अधिकतर लोगों ने क्या आंसर किया था, साइरस। साइरस जिसको कुरुस भी बोला जाता है, साइरस को कुरुस भी बोला जाता है। तो ये आंसर किया था, ये गलत आंसर है। देखो जो साइरस है या जो कुरुस है ये ईरानी था, और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनानी। हालांकि ये जो साइरस अथवा जो कुरुस है इसको जो है ना भारत में कुरुस बोला जाता है और ईरानी में साइरस। तो ये भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक था। लेकिन अगर ऐसे कुछ पूछा जाए, ईरानी पूछा जाए तो यही आएगा। अगर यूनानी पूछे ना, क्योंकि मैंने यहाँ यूनानी पूछा है तो वहाँ ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ईरान का है तो ईरानी है। हालांकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो यूनानी कौन था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, वो था सिकंदर। सिकंदर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में इसने अटैक किया था सिकंदर ने। तो ये यूनानी था सिकंदर। प्रथम यूनानी पूछे तो सिकंदर लगाना है। वहीं अगर प्रथम ईरानी अथवा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक पूछे तो वहां आपको साइरस अथवा कुरुस लगाना है। अगर कभी ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत पर किन्होंने आक्रमण किया, वहां ऑप्शन दे दे ईरानी यूनानी, तब आपको ईरानी लगाना है। सबसे पहले ईरानी आक्रमणकारी आए, उसके बाद यूनानी आए। यूनानियों में सबसे पहले कौन आया, तो सिकंदर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है। तो ये ना मतलब आपको सही गलत बताना है। ये अधिकतर ना ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। तो उसमें ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि जो चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, उसका प्रधानमंत्री था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। और चाणक्य ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है, क्या उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, प्रधानमंत्री, लगभग सब कुछ था, तो उसने अपनी पुस्तक में इनका उल्लेख नहीं किया है। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये पूछा जाता है, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं जो मेगस्थनीज है ना, उसने जो इंडिका लिखी थी, मेगस्थनीज जो कि एक विदेशी यात्री था, तो वो भारत आया हुआ था, तो उसने जो है ना इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, अपनी यात्रा वृतांत। तो इंडिका में मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र के विषय में लिखा है, लेकिन मेगस्थनीज ने चाणक्य के बारे में नहीं लिखा है। ध्यान रखेंगे, और चाणक्य ने भी मेगस्थनीज के बारे में नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भासकृत स्वप्नवासव दत्ता का नायक उदयन किस राज्य का शासक था। तो भास एक नाटककार था, इसकी एक नाटक थी स्वप्नवासव दत्ता। तो इसका नायक जिसका नाम था उदयन, ये किस राज्य का शासक था। तो एक इसी टाइप का नाम वाला शासक हमको हर्यक वंश में मिलता है, उदयन। उदयन जिसको उदायन भी बोला जाता है, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, उसको उदयभद्र भी बोला जाता है। लेकिन ये उदयन वो उदयन नहीं है। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है ना, तो बच्चे क्या लगा देते हैं, हर्यक वंश अर्थात मगध का शासक था, ये बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो उदयन है ना, स्वप्नवासव दत्ता वाला, ये कहाँ का शासक था, तो एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम है वत्स। महाजनपद का नाम याद रखेंगे, वत्स महाजनपद। 16 महाजनपद हुआ करते थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उन्हीं में से एक था वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वहाँ का शासक था उदयन, और इसी उदयन को लेकर के भास उसने जो है अपना नाटक लिखा था। तो उदयन कहाँ का शासक है, वत्स का, और वहीं हर्यक वंश का शासक उदायन अथवा उदयभद्र। ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक का उपनाम कुणिक था। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मगध के ना जो 2 शासक थे, उनके जो उपनाम है इसी टाइप के हैं, मिलते जुलते। एक तो कुणिक हो गया, दूसरा एक मिलता है श्रेणिक। क्या नाम मिलता है, श्रेणिक। ये भी एक उपनाम है, श्रेणिक।
तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मान लो शासक का नाम दे दिया, इस शासक का उपनाम क्या है, और ऑप्शन में श्रेणिक दे देगा, कुणिक दे देगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि श्रेणिक है कि कुणिक है, क्योंकि मिलता जुलता है। या ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ दे और राजा का नाम दे दे तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ। तो देखो, दो नाम याद रखेंगे, बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। दूसरा नाम याद रखेंगे, इसके बेटे का नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, ये पता ही होगा आप लोगों को। तो इन्हीं दोनों के उपनाम है श्रेणिक और कुणिक। अब किसका श्रेणिक है और किसका कुणिक है? तो जो बिंबिसार है ना, ये श्रेणिक है, और जो अजातशत्रु है वो कुणिक है। अब कैसे याद रखोगे? देखो, जो बिंबिसार है उसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अब जो व्यक्ति किसी नए चीज की स्थापना करता है, नए चीज की शुरुआत करता है, तो वो श्रेष्ठ होगा। कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, वो श्रेष्ठ होगा। तो बिंबिसार, इसने हर्यक वंश की स्थापना की, तो ये कैसा था? श्रेष्ठ था। तो श्रेष्ठ से इसको क्या बोला गया? श्रेणिक बोला गया। वहीं अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, तो ये बड़ा क्या था? एक हम बोल सकते हैं कुड़ दिमाग, ऐसे हम बोल सकते हैं कि कुड़ दिमाग था या बड़ा कुख्यात था। तो कुख्यात, कुड़ दिमाग, इससे हम लोग ले लेंगे कुणिक। अजातशत्रु कुणिक मतलब कुख्यात, कुरूप, जो कुरूप हो गया, कुख्यात हो गया, मतलब कु शब्द जहाँ आता है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव वाली चीज़ों में प्रयोग होता है। तो ऐसे हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या की, वो बड़ा कुख्यात था, बड़ा कुड़ दिमाग था, कुरूप था, तो उसका उपनाम क्या हो गया? कुणिक हो गया। वहीं बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, श्रेष्ठ व्यक्ति था, तो वो क्या था? श्रेणिक। ऐसे याद रखिएगा, आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? सम्राट अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें बच्चे आंसर लगाते हैं जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, जो बिल्कुल गलत है। जेम्स प्रिंसेप, ये कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये बच्चे लोग याद कर लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में। तो जब ऐसा प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो लगा देते हैं जेम्स प्रिंसेप, जो बिल्कुल गलत है। तो ये सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति था। खोजने वाला व्यक्ति कौन था? तो टी कैंथलर, इसने जो है सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था। कब? 1750 में। 1750 में टी कैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था, और इसके लगभग 70-80 साल बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले पढ़ा था, टी कैंथलर इसने जो है खोजा था। कहाँ से खोजा था? तो दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला है ना, तो वहाँ से टी कैंथलर ने 1750 में अशोक के अभिलेखों को प्राप्त किया था। तो ध्यान रखेंगे। तो आज का जो 10 क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, मतलब कि यहाँ मैंने जो लिया है इसके अलावा कोई भी दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को डाउट होता है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं उसमें उसको जो है अपने वीडियो में शामिल करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।